आज का हमारा टॉपिक है, बेसिकली मैं टॉपिक की बात करूं तो वो बहुत सिंपल है। मतलब तुम ये समझो कि सबसे ईजीएस्ट टॉपिक होगा हमारी पार्टनरशिप का। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब जब हमारा फर्म अब ख़त्म होने के कगार पर है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है कि अब हम लोग अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, हम फर्म को बंद करना चाहते हैं। फर्म का बंद करने का मतलब है कि हम पूरी पार्टनरशिप को ख़त्म करने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर की सारी थ्योरी समझाऊंगी, क्योंकि अगर आपको थ्योरी क्लियर होगा तो आपको प्रैक्टिकल खुद पे खुद समझ में आएगा कि हम कौन सी चीज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ का जो टॉपिक आता है वो आता है मेरे पास डेफिनेशन का, आई गेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मतलब टिक द करेक्ट और उन सब चीज़ों में आ जाती है। आई गेस मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी है, नहीं सही लिखी है। ठीक है, तो डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट, मतलब आपको मैं एज अ पॉइंटर समझाऊंगी कि ये पॉइंट होना चाहिए तो आपको नंबर मिलेंगे। पहले मेंशन करना है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बताया गया है कि हमारी ये डिसोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, फिर आता है कि इसको हम बोलेंगे क्या, इट इज़ द डिसोल्यूशन, मीन्स अगर हम इसे बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ। मतलब अगर हमारा डिसोल्यूशन सारे पार्टनर्स की सहमति से और सारे पार्टनर्स के बीच में हो रहा है, मतलब अमंग ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, ये कीवर्ड है एज इट इज, मतलब ये डेफिनेशन आपकी सेक्शन में दी गई है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इज कॉल्ड दी डिसोल्यूशन, हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक, क्लियर है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या आता है जब डेफिनेशन मेंशन करते हैं, इट इज दी इट्स द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग द फर्म। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग द फर्म। क्लोजिंग द फर्म जैसे ही बोले तो बात समझ जानी है कि इसका मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो रही, मतलब ये नहीं हो रहा है कि कोई पार्टनर ख़त्म हो रहा है या हमारी कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, हमारा मर्जर हो रहा है, हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे फर्म बंद हो रही है तो मतलब पूरी बुक्स बंद होंगी, ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड। और लास्ट में हम बोलेंगे कि इस टाइम पे क्या होता है कि ऑल एसेट्स आर सोल्ड, हम जितनी भी हम पे एसेट्स होती हैं उसे सोल्ड करके रियलाइज़ करते हैं। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना। जैसे आपके पास एसेट है, उस एसेट में आपके पास चेयर है, टेबल है, एसी है, फ़ैन है, बिल्डिंग है, सब चीज़ें हैं। तो अब आपको बाहर वालों का पैसा चुकाना है क्योंकि आपकी फर्म जो है बंद हो रही है। ये तो करोगे नहीं कि फर्म बंद कर लेते हैं और सारा पैसा डकोस लेते हैं, वो चीज़ तो आप पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने जिनसे भी बाहर वालों से पैसा ले रखा है, पार्टनर से कोई लोन ले रखा है, सब चुकाना पड़ेगा। तो कैसे चुकाना है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे रियलाइज़ करनी पड़ेंगी। तो पैसा कहाँ से आएगा, जितनी भी आपने अभी तक की एसेट इकट्ठी करी थी उसको बेचोगे और उसे पैसों में कन्वर्ट करके पेमेंट कर देंगे आप। ठीक है, तो रियलाइज़ का मतलब होता है कि हम उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं या बैंक में पैसा आ रहा है, राइट। फिर आता है लायबिलिटीज़ आर पेड, हम लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, काहे, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटीज़ हमारी जितनी भी होंगी वो बाहर वालों का पैसा हमें चुकाना पड़ेगा, उन्हें हम डिनाई नहीं कर सकते। और फिर भी अगर बचता है तो हम बैलेंस को पार्टनर्स में बांट देंगे इन अ गिवन रेशियो, ये जो भी हमारा क्राइटेरिया होता है। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। आई होप यहाँ तक आपको डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपने ये 4 चीज़ें कवर कर दी, आपके डेफिनेशन में नंबर पूरे हैं। मतलब ये 4 पॉइंट आपके टिक द करेक्ट में आ जाएं, कैसे भी आ जाएं, आप कर लोगे। ठीक है, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है भाई, कि हम कैसे कैसे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब किन 2 कारणों से उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। पहला है डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट ऑर्डर, मतलब ऐसे कौन सी कंडीशन है जहां पर हम लोग डिसोल्यूशन करेंगे और जहां पे हमें कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। या दूसरा होता है डिसोल्यूशन विद कोर्ट ऑर्डर, मतलब जहाँ पे हमें कोर्ट का ऑर्डर मंजूर, कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमें यहाँ पे डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि विदाउट कोर्ट ऑर्डर हमें ऐसा क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बहुत ध्यान से सुनना, द फर्स्ट पॉइंट इज कि हम लोग जब सारे पार्टनर एग्री कर रहे हैं, ठीक है, व्हेन
ऑल पार्टनर्स एग्री, मैं क्या बोलूँगी, व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिजोल्व द फर्म, मतलब सब तैयार हैं कि हो सकता है, देखो कि हम लोग फर्म चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल तुम पार्टनर हो, मैं पार्टनर हूँ, हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई हम लोग इससे आगे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया और उसको डिजोल्व कर दिया, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर व्हेन ऑल पार्टनर्स, या तो सारे पार्टनर और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन, मतलब इस बात को समझना कि अगर हमारे सारे पार्टनर या सारे पार्टनर सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है, अगर वो कहीं ना कहीं कंगाल हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, मतलब एग्री कर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, मतलब एग्री, मतलब डिसोल्यूशन में हम यही बोलेंगे कि बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आंख बंद करके सोच लेना है कि हमें कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोर्ट ऑर्डर को क्यों करेंगे जब सारे पार्टनर एग्री कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, विदाउट कोर्ट ऑर्डर हम लोग अपना डिसॉल्व कर लेंगे, बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है। हम क्लियर वर्ड अगर बोलें तो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट बात हो गई। फिर है थर्ड पॉइंट, इलीगल बिजनेस, अगर आप में से कोई भी इलीगल बिजनेस या अनलॉफुल हैपनिंग हो रही है, ठीक है, मतलब आप ये बोल लो कि अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, तो आप लोग खुद को बचाने के लिए क्या कर रहे हो, पहले ही डिसॉल्व कर ले रहे हो कि इससे पहले हम पे कोर्ट ऑर्डर आए या कुछ भी ऊपर नीचे हो, हम पे कुछ भी ना बचे, हम डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारे पास एक्सपायरी ऑफ द टर्म। एक्सपायरी ऑफ द टर्म में समझाऊँ सिंपल शब्दों में, जैसे कुछ फर्म्स होती हैं या कुछ कंपनीज होती हैं या कुछ पार्टनरशिप होती हैं, वो इसलिए बनती हैं, वो पार्टनरशिप की बात करेंगे कि उनका एक टारगेट है कि हमें ये पूरा करना है, उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप, हम जानते भी नहीं आप कौन है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा होता है जब प्राइवेट या पब्लिक कंपनी एक साथ जुड़ जाती है और वो डिसाइड करती है कि हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है अभी हमें ये वाला काम करना है, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद हमें नहीं पता हम आप कौन मैं कौन। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ बिल्डर फ्लैट का, तो जो बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डील कर लेते हैं आपस में कि भाई इधर के मान लो 16 फ्लैट हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग में, तो नीचे के 8 फ्लैट मेरे हैं और 8 फ्लैट तेरे हैं, मिलकर बनाते हो कि एक बिल्डर पे इतना पैसा नहीं है, तो उन्होंने मिलकर काम किया, जैसी वो बिल्डिंग बन जाएगी उनके वो फ्लैट बिक जाएंगे, उसके बाद उनकी पार्टनरशिप खत्म। तो उस टाइम तक के लिए वो पार्टनरशिप डीड बनाएंगे क्योंकि कोई फ्रॉड ना हो, उसके बाद पार्टनरशिप डीड वो खुद ही डिसॉल्व कर देंगे। तो ये एक कारण होता है कि हम लोग डिसॉल्व कर लें, ठीक। फिर अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इजी, कि हमारा कंप्लीशन हो रहा है वेंचर का, कंप्लीशन ऑफ दी वेंचर। फिर वही हम जॉइंट वेंचर पढ़ते हैं 11th क्लास में, कि जब दो चीज़ों जोड़ के मतलब दो लोग जब जोड़ के काम कर रहे हैं, जैसे वही कि मेट्रो का काम हो रहा था तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल गए, उन्होंने काम किया, मेट्रो बन गई, काम खत्म हो गया। तो जैसे ही वो कंप्लीशन हो गया वेंचर का, तो वो काम खत्म, उन्होंने डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को भी और सबको ही होता है, ठीक है। व्हेन एक पार्टनरशिप इज एट विल, मतलब जैसे मान लो आपके परदादाओं का बिजनेस चल रहा था, है ना, पार्टनरशिप चली आ रही थी, अब मतलब फॉर एग्जाम्पल जो भी पार्टनर्स थे उनके फादर नहीं रहे, दोनों के ही फादर नहीं रहे, अब उनके पोते हैं यहाँ पे, अब जो दादी हैं वो जिंदा हैं, ठीक है। दादी ने क्या करा, साइन कर दिया कि भाई इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करो, डिसॉल्व करके जो जो इनका पैसा बन रहा है मैं दे दूंगी, ताकि आगे इनमें लड़ाई ना हो, ये अपना अपना बिजनेस चलाएं, है ना। तो वो पार्टनरशिप इज एट विल, कि मतलब ये लोग खुद दादी के पास गए, उन्होंने बोला दादी इसको ख़त्म करो, जितना पैसा बन रहा है मैं दे दो। तो इस केस में हमें कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, क्लियर। चलो तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है विद कोर्ट ऑर्डर, कि ऐसे कौन से केसेस होंगे जहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि भाई डिसॉल्व कर लो, ठीक है, अब नहीं होगा। ये होता है व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कोई एक पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो हम समझ जाते हैं अब होगा क्या, एक पागल हो चुका है, वो तो काम कर नहीं सकता, अब वो पागल हो चुका है तो मे भी दूसरे वाला उसका फ़ायदा उठाए, है ना, सारा चीज़ अपने फेवर में रख के उसकी फैमिली को कुछ ना दे। तो इस केस में हम डिसॉल्व कर देते हैं कि भाई अगर तुझे अकेले चलाना है तो चला लियो, तो अपना पैसा ले ले, हिस्सा ले ले, लेकिन उस बंदे का पैसा मत मार, क्योंकि वो पागल हो चुका है,
ठीक है। तो इस केस में अगर अनसाउंड माइंड का कोई पार्टनर हो चुका है तो वहाँ पे हम लोगों को कोर्ट ऑर्डर आएगा, वो डिसॉल्व करना पड़ेगा। फिर है अगर कोई पार्टनर परमानेंटली डिसेबल हो जाए, परमानेंटली डिसेबल, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ मेन पॉइंट लिख रही हूँ, मतलब ये ध्यान रखना है आपको, टिक द करेक्ट में है ना। परमानेंटली डिसेबल का मतलब क्या है कि वो विकलांग हो जाए, ठीक है, या दिव्यांग हो जाए। हम बोलेंगे कि उसमें कोई फिजिकली डिफेक्ट आ जाए, जैसे उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके पैर कट गए, हाथ कट गए, या कुछ भी पैरालिटिक अटैक आ गया, तो वहाँ पे अब वो काम करने के लायक नहीं है। तो वो भी हो सकता है कि भाई दूसरा बंदा उसका फ़ायदा उठाए, तो इसलिए पहले ही हम उसको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि भाई डिसॉल्व कर दो, और बदतमीजी मत करना, आपस में एक दूसरे का फ़ायदा मत उठाना, ठीक है। फिर आता है पार्टनर इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ये मैं पूरा लिखूंगी, अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि कोर्ट की नज़रों में आप पकड़े गए हो कि आपने कुछ गलत काम किया है, ठीक है। जैसे पहले हमने क्या करा था कि वो इलीगल आप काम कर रहे थे, उसको बचने के लिए आपने खुद ही डिसॉल्व कर दिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो हाँ, आपको पार्टनर, एक भी पार्टनर पकड़ा गया तो वहाँ पे पूरा फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। फिर आता है अगर कंसिस्टेंटली, ठीक है, कंसिस्टेंटली ब्रीच कर रहा है कोई भी पार्टनर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, मीन्स अ पार्टनरशिप आई वुड से पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज परसिस्टेंटली, या आप कंसिस्टेंटली बोल सकते हो, जो आप बोलना चाहो, परसिस्टेंटली ब्रीच्ड बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, ठीक है। तो क्लियरली ये चीज़ आएगी कि भाई किसी, मान लो लगातार आपने जो डिसाइड किया है पार्टनरशिप डीड में, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूशन में ब्रीच करे जा रहे हो, मतलब उसका उल्लंघन करे जा रहे हो, मतलब आपने डिसाइड किया था हमें इतने पैसे देने हैं, पर आप उतने ना लेके हमेशा एक्स्ट्रा निकाल रहे हो, एक्सेसिव में ड्राइंग कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, ब्रीच करना। वहाँ पर आपको कोर्ट कह देगा भाई तुम डीड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो एक काम करो आप डिसॉल्व कर लो। फिर आता है लास्ट पॉइंट, द कोर्ट फाइंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, द कोर्ट फाइंड्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड। व्हाट डज इट फाइंड? जस्टिफाइड का मतलब क्या है कि अब आपकी फर्म जो थी कुछ ऐसी चल रही थी कि कोर्ट के पास उसको डिसॉल्व करने के बजाय अब कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचा था, मतलब अब उन कोर्ट को ये दिख गया कि भाई अब आप नहीं चला पाओगे। होता क्या, जैसे मान लो आप लॉस में जा रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं हम लॉस को ओवरकम कर लेंगे, हम प्रॉफिट पाएंगे, पर आप नहीं आ पा रहे हो, तो एक स्टेज आ जाएगी जहाँ पे आपको कोर्ट कहेगा भाई नहीं कर पाओगे, इसे डिसॉल्व करो, आप नया बिजनेस शुरू कर लेना, ठीक है। आप इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो क्योंकि एक पॉलिसी होती है, एक ह्यूमन राइट होता है, एक लॉफुलनेस होती है कि भाई आप बंदे का विश्वास जीतते हो, तो अगर आप ऐसे पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे और उड़ाते रहोगे और दे नहीं रहे हो कुछ रिटर्न, तो वो गलत होगा। तो वो उस जगह पर जस्टिफाइड मानता है कोर्ट कि हाँ अब आपका डिसॉल्व करना ही बेहतर है, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड 2 केसेस, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, एक तो कोर्ट ऑर्डर से या एक बिना कोर्ट ऑर्डर के भी हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है टिक द करेक्ट में, असर्शन रीजन किसी में भी, ठीक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि भाई हमें ये पता लग गया किस किस केसेस में हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, पर डिसॉल्व करते टाइम जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या मुसीबतें हमें देखनी होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो उसके लिए भी अलग से सेक्शन बने हुए हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम आती है, मतलब मैं बोलूँगी अकाउंटिंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इन्वॉल्व्स 2 इशूज़। पहला इशू क्या है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि जिनकी उधारी है उनको कहाँ से पैसा देना है और पहले किसको पैसा देना है, मतलब पहले किसको प्रेफरेंस दी जाए कि इनका पैसा चुकाया जाएगा, फिर उसके बाद इनका पैसा चुकाया जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। और फिर दूसरी सिचुएशन आती है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट, कि फर्म की उधारी पहले दी जाए या इंसान, मतलब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो पार्टनरशिप होती है वो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारी अगर फर्म डूब रही है तो चाहे पर्सन को अपने घर से लेके आना पड़े पैसा, बट वो लेके आएगा। बट
अगर मान लो उसकी कोई पर्सनल उधारी भी है तो वो पहले पर्सनल उधारी चुकाए या फर्म की उधारी चुकाए, उसके लिए भी अलग से सेक्शन बनाया गया है कि कैसे उसको डील करना है। तो दो सिचुएशन आई, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, क्या बेचकर पहले किसको पैसे देने हैं, और फर्म डेट पहले देना है या प्राइवेट डेट पहले देना है, वो सिचुएशन है। तो पहला वाला हम पढ़ते हैं ज़रा। पहला वाला है हमारे पास सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसके लिए स्पेशली एक सेक्शन है, ठीक है, उस सेक्शन को हम बोलेंगे, एक सेकेंड, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगेन, ठीक है। एक सेक्शन बनाया गया जिसमें बताया गया कि हमें कैसे कैसे डील करना है, लेकिन इसमें भी दो पार्ट बनाए गए। इन्होंने बोला पहले ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, कि हमारे पे जो खर्चे हैं, हमें जो जो चीज़ें पे करनी हैं, उनको पहले उनमें से उनको कैसे कैसे पे करना है, मतलब पहले कहाँ से पैसा लिया जाएगा उसको, उस चीज़ को पे करने के लिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस हमें बताया गया बेसिकली आपका सेक्शन 48, वही सेक्शन 48, बट उसका एक क्लॉज बना दिया गया ए, जिसमें हमें ये चीज़ बताई गई कि भाई इसमें आपको डिटेल में करना है। तो पहले हम किससे पे करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। पहले इन्होंने बोला कि आप फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट्स, पहले प्रॉफिट में से पैसा दो, ठीक। फिर इन्होंने बोला नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, फिर आप कहाँ से पैसा चुका सकते हो, कैपिटल में से, अगर आप पे प्रॉफिट है। क्योंकि देखो हर बार डिसोल्यूशन इसलिए तो नहीं हो रहा ना कि आप कंगाल हो रहे हो, कई बार आप फ्रॉड भी कर रहे हो, तो पैसा तो होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, पहले आप प्रॉफिट में से पैसा दो, बाहर का कोई खर्चा देना है। फिर अगर प्रॉफिट खत्म हो गया है तो उसके बाद कहाँ से दोगे, आप कैपिटल में से दोगे, जो पार्टनर, क्योंकि कैपिटल आपकी फिक्स्ड होती है तो पार्टनर वहाँ से दे सकते हैं आराम से, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो ऑलरेडी फिक्स चल रही थी, वो होगी बिजनेस में, अभी बढ़ ही रही होगी, घट तो नहीं रही होगी। अगर आपने उसमें से बिल्कुल हमेशा के लिए रिमूवल नहीं किया है तो वो कुछ होगा, वहाँ से एडजस्ट करो। अगर उसके बाद भी नहीं है तो लास्टली पार्टनर्स आर सेल्फ लायबल, या हम बोल सकते हैं इंडिविजुअली लायबल, ठीक है। इंडिविजुअली, एक सेकेंड, इंडिविजुअली, हाँ, लायबल, एक मिनट मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एक सेकेंड, इंडिविजुअली लायबल, ठीक है, इन देयर PSR यू अंडरस्टैंड, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रही होगी, मान लो वो 3:2 चल रही है, तो मान लो अगर 50,000 का कमी चल रही है तो 30,000 वो अपने घर से लेके आएगा और 20,000 दूसरा अपने घर से लेके आएगा। तो ये होता है हमारे पास सेक्शन 48 A, जिसमें बताया गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे पास दूसरा, जो एक मैंने बोला ना दो पार्ट है इसमें, बी वाले सेक्शन 48 में, तो उसमें है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एक इन्होंने बताया कि बाहर का जो पैसा चुकाना है वो कैसे कैसे चुकाना है, ठीक है। पहले आपको प्रॉफिट से देखना है, अगर प्रॉफिट है तो, अगर नहीं है तो कैपिटल से, अगर फिर भी नहीं है तो आप पार्टनर्स लाएंगे। लेकिन अब आप उससे पहले एसेट भी तो बेच रहे हो, तो एसेट जो बेच के पैसा आएगा, पहले आप किसका पैसा चुकाओगे, पहले चुकाएंगे हम थर्ड पार्टी का। किसका, थर्ड पार्टीज कौन होती हैं, बाहर वाली पार्टीज, जिनको हम लोग बाहर से उधारी लेते हैं। दूसरा, अगर हमें पार्टनर को कुछ देना है, पार्टनर को रेटेबली का मतलब क्या होता है कि मान लो उससे हमने कोई लोन ले रखा है या उसे लोन दे रखा है, तो वो सब चीज़ें हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक। मतलब पार्टनर अगर बाहर वाले की तरह ट्रीट हो रहा है तो पहले उससे लेंगे। फिर भी अगर हम पे एसेट बेचकर जो पैसा बच रहा है, मतलब हमने बाहर वालों का पैसा दे दिया, हमने पार्टनर का वो पैसा दे दिया जो बाहर वाले की तरह ट्रीट हो रहा था, ठीक है। जैसे मान लो पार्टनर ने उधारी दी तो वो भी बाहर वाला ट्रीट हो रहा है जो हमें एडमिशन में पढ़ते हैं। तीसरा, अगर फिर भी पैसा बच रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल दे दीजिए आप, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल देने के बाद भी पैसा बच रहा है तो प्रॉफिट समझ के उसे PSR में बांट दिया जाएगा। वैसे ये वाली सिचुएशन बहुत कम आती है डिसोल्यूशन, क्योंकि डिसोल्यूशन ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि फर्म मतलब या तो बंदा बैंकरप्ट हो गया है या फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उसके, और जब अगर आप फ्रॉड भी कर रहे हो तो कई बार जो गवर्नमेंट है वो पैसा आपका रख लेती है, तो इतना पैसा बचता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले थर्ड पार्टी को पैसा वापस करेंगे, मतलब बाहर वाले को। अगर पार्टनर बाहर वाले जैसा ट्रीट हो रहा है, मतलब उसने कोई उधारी दी है हमें, उसको देंगे।
अगर फिर भी बच रहा है तो उसकी कैपिटल वापस देंगे, फिर भी बच रहा है तो हम उनकी प्रॉफिट्स को बांट देंगे इन देयर PSR। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये 2 केसेस थे हमारे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के, जो हमने पढ़ा सेक्शन 48 में। ठीक है, अब आते हैं पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स। इन दोनों का क्या लोचा है, चलो इसे समझते हैं। अब हम आ गए अपने दूसरी सिचुएशन पे, दूसरा इशू क्या है कि भाई फर्म डेट कहाँ यूज़ होगी, प्राइवेट डेट कहाँ यूज़ होगी। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से एक लॉजिक लगाना कि हम लोग पहले एक चीज़ को समझते हैं कि हमारे एक यहाँ पे ना फॉर्मूला यूज़ होता है नेट प्राइवेट एसेट्स का। नेट प्राइवेट एसेट्स इक्वल्स टू प्राइवेट एसेट्स माइनस पर्सनल लाइबिलिटीज़। मतलब देखो अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो वो ये हो, एक सेकेंड क्या इशू आ रहा है, पर्सनल लाइबिलिटीज़, आई वुड से लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो पर्सनल लाइबिलिटीज़ में जो दिक्कत होती है वो क्या होती है, देखो ये हम बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, एक पार्टनर है, हमने ये बोला एक पार्टनर के पास उसकी एक कोठी थी, ठीक है, एक उसकी हम बोलने क्या बोलते हैं उसे मेंशन था, उसका जो भी था, उसका घर था, फ्लैट था, जो भी था, अब वो बेच रहा है, उसको बेच के 40 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ 40 करोड़ रुपीज़। कितने, 40 करोड़ रुपीज़ उसको वो मकान बेचकर मिल रहा है। अब उस 40 करोड़ में अगर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी है 40 से 50 करोड़ रुपए, मतलब उसकी पर्सनल उधारी इतनी है, ठीक है, पर्सनल लाइबिलिटी इतनी है, तो उसके पास इनकम कितनी आई थी, मतलब उसके पास जनरेशन रियलाइज़ कितना हुआ, उसके पास इनकम नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे रियलाइज़ होना, है ना, रियलाइज़ हुआ, उसने अपनी एसेट बेची और उसको इतना मिला, तो उसको मिला कितना, 40 करोड़, उसकी पर्सनल लाइबिलिटी थी 40 से 50 करोड़। तो अब जो ये 40 करोड़ रुपए हैं, मान लो उसकी फर्म की लाइबिलिटी, मतलब सब कुछ देने के बाद भी, फर्म की एसेट बेचने के बाद भी हम लोग फर्म से जो मतलब जो बाहर के इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा नहीं चुका पाए, तो अब तो ये लायबल हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि भाई पार्टनर को चाहे घर से लाना पड़े लेके आएगा, लेकिन इसको मिले ही 40 करोड़ है और फर्म की लायबिलिटी इसकी बन रही है 10 करोड़ रुपए, इसको 10 करोड़ फर्म को देने पड़ेंगे। तो क्या ये इतना लायबल है कि पहले 40 करोड़ में से 10 करोड़ ये फर्म के चुकाएगा, फिर जो 30 करोड़ बचेंगे उसको पर्सनल लायबिलिटी में पे करेगा, ठीक है, नहीं। तो हमारा जो ये है क्या बोलते हैं नेट प्राइवेट एसेट्स वाला, सॉरी पेमेंट ऑफ, ये किस में बताया गया है, मैं सेक्शन बता देती हूँ, एक सेकेंड, सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, वही 1932, ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि भाई देखो जो पर्सनल एसेट है पहले पर्सनल लाइबिलिटी के लिए यूज़ होगी, अगर उसमें ज़्यादा बचती है तो फर्म के लिए यूज़ होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, मान लो 40 करोड़ थे, इसने पूरे 40 करोड़ यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइबिलिटी देने के लिए यूज़ कर लिए, ठीक है, तो फिर तो फर्म के लिए कुछ बचा नहीं, तो ये नहीं देगा फर्म के पैसे क्योंकि इसके पास हैं ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इसी जगह पे ये होता कि इसको बेच के मिले 70 करोड़ रुपए, तो 70 करोड़ में से ये 50 करोड़ अपनी पर्सनल लाइबिलिटी देता, फिर इसके पास बचे 20 करोड़ रुपए। अब अगर वो 20 करोड़ में से ये 10 करोड़ नहीं देता है फर्म की लाइबिलिटी, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास है, क्योंकि आपकी मतलब प्रूफ तो होगा ना आपने जो बेचा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर पर्सनल लायबिलिटी के ऊपर कुछ बचता है तो फर्म की पेमेंट होगी, अदरवाइज वो सिर्फ पर्सन करेगा। इसी जगह पर अगर हम एग्जाम्पल लें कि 70 करोड़ जो बचे हमारे वो फर्म के हैं, हमने फर्म की एक बिल्डिंग बेची, तो फर्म की बिल्डिंग बेच के हमें मिला 70 करोड़ रुपए। अब उस बंदे की जो पर्सनल लायबिलिटी है वो है 50 करोड़ रुपए, ठीक है, और हमारी जो फर्म की लायबिलिटी चल रही है बाहर, हमने मान लिया चल रही है 80 करोड़ रुपए। तो क्या वो ये बोलेगा कि भाई इस 70 करोड़ रुपए में से तो 40 करोड़ मेरा बन रहा है, तो मेरे को 40 करोड़ रुपए दे दो, मैं अपनी पर्सनल लायबिलिटी चुका देता हूँ और फर्म जाए भाड़ में? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर फर्म की एसेट है तो इस केस में पहले फर्म की लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा, मतलब उसका जो 40 करोड़ बन रहा है वो 40 करोड़ पहले फर्म की लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, अगर बचता है तो वो अपनी पर्सनल लायबिलिटी में यूज़
करेगा। मतलब सिंपल सॉर्टेड क्या है, अगर हमारे पास अपना घर है तो अपना घर बेच के तो मैं पहले अपनी उधारी चुकाऊंगी, अगर फिर बचेगा तो मैं अपने जो फर्म की उधारी थी वो दूंगी। ठीक है, अगर ऐसी जगह पे मैंने फर्म की बिल्डिंग बेची तो पहले फर्म की बिल्डिंग के पैसों से मैं बाहर वाले को पैसा दूंगी जो फर्म की लायबिलिटी थी, अगर बचता है जो मेरे हिस्से में आएगा उससे मैं अपने जो उधारी मैंने घर की ली थी, गाड़ी की ली थी, बच्चों के लिए ली थी, उसको चुकाऊंगी। ठीक है, तो फर्म की प्रॉपर्टी को पहले फर्म के डेट के लिए लगाना है और प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहले प्राइवेट लायबिलिटी के लिए लगाना है। तो ये चीज़ बताई गई हमारी किस में, सेक्शन 49 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। क्लियर है। अगर इसके आपको डिफ्रेंसिएशन चाहिए, कुछ छोटे छोटे नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहली बात तो, ठीक है, वरना लिंक एक्सेस नहीं मिलेगा आपको। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन्ड है, वहाँ जाओ DM करो कि आपको इसके नोट्स चाहिए बने बनाए हैंड रिटन, वो आपको प्रोवाइडेड मिल जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं है, बट कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन होंगी जो शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहे, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर लो। जब फॉलो कर लोगे तो हमें बता देना, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई, थोड़ा सा प्रैक्टिकल की बेसिक की तरफ मूव करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग 3 अकाउंट बनाएंगे। एक बनेगा हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली आपका वैसे ही होता है जैसे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। ठीक है, फिर एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल, ये भी आप लोग पीछे बना के आए हो चैप्टर्स में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आई वुड से। और C आपका बनेगा या तो कैश या बैंक, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, जो हमें बोला गया होगा या जो क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती है, पहले बता दे रही हूँ क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट क्यों बनेगी, जब मतलब तो फर्म ही बंद हो रही है ना, तो बुक्स ही बंद हो जाएंगी, तो कैश और मतलब बैंक अकाउंट से सब चीज़ें लेना देना करके हाँ बंद कर देंगे। तो आपका जो आंसर चेक होगा वो होगा इससे, अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपका आंसर सही है, अगर नहीं हुआ तो आपने कहीं गलती करी है। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है, ठीक है, इसका भी सेम तरीका है बनाने का, वही पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अगर मैं बोलूँ, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट लिख लेना। अब पर्टिकुलर अमाउंट में ध्यान रखना, डेबिट साइड पे क्या आएगा, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, और इधर आएगा हमारे पास सारे ही इनकम और गेन्स। मतलब जो आपको पैसा मिलेगा, कमाओगे, ठीक, बेच के जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब ही आएंगी। मतलब ये काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट है जो साथ साथ खुलेगा और साथ साथ बंद हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि हम वहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये सिर्फ समरी बताना था कि यहाँ पे 3 अकाउंट बनते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपका थ्योरी का, कि ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं, ठीक है, 4 आइटम्स या कोई भी कुछ आइटम्स विच आर नॉट ट्रांसफर्ड। अब करते क्या है ना हम, कि जब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो हम लोग पहले सारी बैलेंस शीट खाली करेंगे, सारी एसेट को डालेंगे डेबिट साइड पे रियलाइजेशन के, और लाइबिलिटीज़ को डालेंगे क्रेडिट साइड, मतलब कहीं ना कहीं उसे ख़त्म कर देंगे, और फिर जो भी बेच बाच के पैसा आएगा वो रियलाइजेशन में कैश के थ्रू एंट्री कर देंगे। ठीक है, मतलब खुद सोचो ना, हमारी फर्म बंद हो रही है, हमें बस बेचना है और पैसे लेने हैं और जिनके देने हैं उनको दे देंगे, वो काम करना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी। रियलाइजेशन का मतलब क्या है, आप उन चीज़ों को डालोगे रियलाइजेशन में जिनको कैश में कन्वर्ट करना है या कैश में पेमेंट करनी है। ठीक, अभी कुछ एंट्रीज ऐसी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी बैलेंस शीट में या हमारी कंपनीज में कि हमें उसकी पेमेंट या उसके लिए कैश जनरेट नहीं करना होता। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी। सबसे पहली चीज़ बुद्धि लगाओ, क्या होगी, कैश एंड बैंक, क्योंकि वो खुद ही ऑलरेडी पैसों में है, तो पैसों को पैसों में कन्वर्ट क्यों ही करेंगे।
ठीक है, मतलब पैसों को बेच के फिर पैसा तो लेंगे नहीं ना, तो वो कैश इन बैंक नहीं होने का। फिर आता है पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर से लोन लिया है या पार्टनर को लोन दिया है, उसके लिए हम पहले ही फंडामेंटल वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि हमारा बेसिक क्या होता है कि हम लोगों को पार्टनर लोन और एडवांस में उसका अलग से ट्रीटमेंट करना होता है, उसका अलग से लोन अकाउंट बनाना होता है या उसके कैपिटल में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस केस में इसका रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, या तो उसकी कैपिटल से काट लेंगे या सीधा हम उसको बैंक से पेमेंट कर देंगे। ठीक, फिर आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट अगर अभी भी किसी को डाउट है तो भाई पिछली वीडियो तुमने नहीं देखी है, पुरानी वाली, ठीक है, तो समझो फिक्टिशियस एसेट क्या होती है। जैसे हम लोग किसी से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, कोई ऐसी एसेट जो है नहीं बट उसको हम शो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने किसी से ऐड कराया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, मैंने कैटरीना कैफ से ऐड करा लिया। ऐड कराने के टाइम पे मैंने उसको 50 करोड़ रुपए दे दिए, पर क्या वो 50 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इसी साल का था? नहीं, हमने एक बॉन्ड साइन किया उससे कि भाई तुम्हारी जो शक्ल है, तुम्हारी जो फेस वैल्यू है, या तुम्हारा जो आइकन, तुम फेस आइकन बन रहे हो, तो तुम्हारा चेहरा हमारे साबुन के पैकेट पे कम से कम 10 साल दिखाया जाएगा। 10 साल दिखाने का मतलब क्या है कि हर साल कुछ अमाउंट कटेगा। मतलब चलो 50 करोड़ नहीं लेते हैं, हम इसे 100 करोड़ लेते हैं, तो हर 10 साल तक हम उस 10 करोड़ रुपए को दिखाएंगे, क्योंकि हम उस पूरे अमाउंट को एक साथ नहीं, पेमेंट एक साथ करिए कोई बात नहीं, लेकिन वो हमें बेनिफिट कब तक देगा? आगे 10 सालों तक। तो हमें उसका बेनिफिट पूरे 10 साल दिखाना है। भले ही कैटरीना कैफ एक साथ पैसे ले गई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो एक्चुअली में भी पैसा हमारे पास नहीं है या पैसा गया नहीं है, बट हम उसे शो कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि अब हम कैटरीना के पास वापस जाके तो पैसा लेंगे नहीं ना, अब तो वो चला गया है। लास्ट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ये तो तुम पहले भी करके आए हो भाई। हम लोग जब करते थे किसमें, फंडामेंटल में, तो जो प्रॉफिट और लॉसेस जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एसपीआर, ये सब चीज़ें हम क्या करते थे, बांट देते थे पार्टनर्स में। क्योंकि खुद सोचो ना कि बाहर वाले को क्या ही बेनिफिट देना, ये तो तुमने अपना प्रॉफिट काट के पैसा साइड रखा है ना। रिजर्व बनाते हैं या प्रोविजंस बनाते हैं तो अपना पैसा काट के साइड रखते हैं, हम अपने प्रॉफिट को बचाते हैं, तो बाहर वालों को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो पैसा हमारे पास है तो वो पार्टनर्स ही बियर करेंगे, भले ही वो लॉस हो भले ही वो प्रॉफिट हो। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रियलाइजेशन में नहीं जाती ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, और ये आपका क्वेश्चन बहुत फेवरेट है बोर्ड का, टिक द करेक्ट में ये आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। लास्ट एक चीज़ और समझा देनी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में यूज़ होगा, तो मैं टर्म क्लियर कर देती हूँ कि कुछ ऐसी एसेट्स होंगी, कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ होंगी जो हमारी पहले हमें नहीं पता होती बट डिसोल्यूशन के टाइम पे पता चलती हैं। ठीक है, जैसे हम जब सामान बेच रहे थे, अपना एसेट इकट्ठा कर रहे थे, तो मुझे 2 पड़े हुए कंप्यूटर मिल गए, तो उस कंप्यूटर का मैंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा क्योंकि मुझे याद ही नहीं थे वो कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो उसको हम किस नाम से दिखाएंगे? वैसे एंट्री आपकी यहाँ पे सिर्फ कैश या बैंक से होगी या पार्टनर्स कैपिटल से होगी, नाम तो नहीं आता, पर उसको हम बोलते क्या हैं? तो मैं बोलूँगी नेम द एसेट। ठीक है, नेम द एसेट दैट इज नॉट ट्रांसफर्ड, जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते टू द डेबिट साइड, क्योंकि हम सारी एसेट को डेबिट साइड लाते हैं ना रियलाइजेशन के। तो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, तो रियलाइजेशन अकाउंट के हम जब डेबिट साइड पे नहीं लाते हैं वो कौन सी होती हैं, बट उसको हम रियलाइज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बाद में पता लगा कि हाँ बेच के पैसा मिला है, उन्हें बोलते हैं हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स। मतलब जो ऐसी एसेट थी हम भूल गए और हमने इसलिए ट्रांसफ़र भी नहीं करी रियलाइजेशन में, बट हाँ उसका पैसा मिला तो पैसा तो हम रिसीव कर ही लेंगे। ऐसे ही नेम दी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, नेम दी लाइबिलिटी दैट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड। हम क्योंकि सारी जो भी लाइबिलिटीज़ होते हैं वो क्रेडिट साइड पर डालेंगे, और ऑफ रियलाइजेशन, और उनकी पेमेंट भी नहीं करते, एंड इज़ पेड। मतलब हमें पता नहीं था वो लाइबिलिटी है बट हमने पे कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके क्या बोलेंगे हम एग्ज़ाम में फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। यह आपका आज का बेसिक था, तो अब मतलब मैं यहीं वाइंड अप कर दूंगी क्योंकि इससे ज़्यादा फिर आपके दिमाग में जाएगा भी नहीं। तो ये था डिसोल्यूशन का बेस।
जो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कि डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन कब होता है, डिसोल्यूशन में कैसे कैसे हमें ट्रीटमेंट करना होता है। अब उसके बाद हमारा सिर्फ बचा है प्रैक्टिकल पोर्शन। प्रैक्टिकल में हमारे 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है मेमोरेंडम। हम दोनों को क्लियर करेंगे इन नेक्स्ट 2 वीडियोज़, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 वीडियोज़, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा करा पाऊँ आपको। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पे बने रहना। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बाय बाय। मतलब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके और अपने साथ वालों को भी इस चीज़ को शेयर करना, ठीक है। तो अकाउंट्स की और अपडेट चाहिए, शॉर्ट्स देखने हैं, सब देखने हैं, तो आप प्लीज़ बने रहो क्योंकि मैं आपको बहुत सारे चैप्टर शॉर्ट्स पे भी रिवाइज़ कराऊंगी, ठीक है। और कॉमर्स एंड बिजनेस के लिए आप भैया के साथ बने रहना।